ईश्वर जानने की चीज़ है ही नहीं, वो मानने की चीज़ है। तो संशय पर भी संशय होता है, संशय पर भी संशय होता है, हर बात पे संशय होता है। इस राह चलूं यह सोचा है, इस राह चलूं यह सोचा है, पर क्यों चलूं यह लोचा है। फेलियर कुछ नहीं होता। आपने अगर लर्न करा है, आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करी है, तो आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करी होंगी। तो उन क्वालिटीज़ पे, उन अपने टैलेंट्स पे विश्वास रखिए और नए रास्ते ढूंढिए, नए एक्सप्लोरेशन कीजिए। एक एग्ज़ाम ये नहीं बता सकता कि आप कितने लायक या नालायक हैं। पूरे इस सिस्टम में दिक्कत तो है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैंने खुद मैं इंग्लिश माध्यम की छात्रा रही हूँ और मैं पढ़ाती भी इंग्लिश माध्यम में ही हूँ अभी। लेकिन मेरी हिंदी के प्रति एक ख़ास लगाव और रुझान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मातृभाषा है और इसका मतलब इसे कहीं पीछे छोड़ना नहीं है, इसे साथ लेके चलना है। स्वप्न लोक के अथाह सागर को पार करने को, स्वप्न लोक के अथाह सागर को पार करने को, व्यवहार लोक के असमंजस को समझने को, मेरा मन आतुर है ये माया जाल को बुनने को, पर क्या इस बुने जा रहे जाल से निकलना मुश्किल होगा या हो सकता है नामुमकिन होगा। इतनी वेब सीरीज और भी फिल्में बनी है, इनमें आपको अगर किसी कैरेक्टर से कनेक्ट करना हो तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? नहीं, मैं किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करती अभी वाले, क्योंकि बड़ा फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं वो सब। स्ट्रगल होती है जब कर रहे होते हैं, तो वो जो हीट महसूस होती है, सोने से कुंदन बनने की जो हीट महसूस होती है, वो बड़ी डिफरेंट होती है। इस साल 57 सिलेक्शंस हुए हैं हमारे तथास्तु के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से। अगर मैं फ़िलोसफिकली कहूँ तो फ़िलोसफिकली सफल आदमी वो है जो अपने आप में सुखी और संतुष्ट है। तो अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कूदने की हिम्मत कर रहे हैं, जिगरा रख रहे हैं, तो आपको उतनी हिम्मत रखनी पड़ती है। पेरेंट्स को भी तैयारी इस बच्चे के साथ करनी चाहिए, यानी कि बच्चे को प्रेशर ना दें। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो भी चिंता में है और वो खुद बड़ा परेशान है, उसे खुद सफल होने की बहुत जल्दी है। उस वक्त पे क्या एस्पायरेंट को प्यार करना अलाउड होता है? कविशाला में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग कहानियां जो हमने सुनी कविशाला के इनिशिएटिव बिग जर्नीज के जरिए, चाहे वो राजनीति की कहानियां हो, चाहे किताबों की कहानियां हो, लेखकों की कहानियां हो, आपको आप तक पहुंचाई हमने। पंक्ति की उस तरफ जो लोग बैठे हैं, अगर हमारी कहानियों को सुनकर, वो चाहे सक्सेस की कहानियां हो, चाहे फेलियर की कहानियां हो, अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन ला पाए तो हमारे प्रयास सार्थक होगा। इसी श्रृंखला में, क्योंकि जिंदगी का और एक इंसान के व्यक्तित्व का या व्यक्तिगत लाइफ में जो एक सपना होता है, सबको आईएएस बनने का होता है, यूपीएससी क्रैक करने का होता है, उसी के इर्द-गिर्द पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बिग जर्नी में तनुज हैं। मैं बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्रयास हमारा बिग जर्नी में ये कि जो कहानियां हैं वो सक्सेस की हो, फेलियर की हो, जैसा कि हमने कहा, तो आपकी क्या कहानी है? आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप आईएएस रहे और अब आईएएस नहीं है। तो आपकी क्या कहानी है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की और यूपीएससी में आपका इंटरेस्ट क्यों आया? पूरी क्या कहानी है अगर आप लोगों के लिए साझा कर पाए। बड़ी नॉर्मल सी कहानी है। सदर बाज़ार के एक छोटे से इलाके से और मिडिल क्लास एक फैमिली, जैन फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और बचपन में मेरा पढ़ाई की तरफ कोई ख़ास रुझान था नहीं। खेलना, किताबें पढ़ना और ख़ास कर कि हमारे घर में किताबें बहुत आती थी। चाहे वो मेरी मदर जो पढ़ती थी, सरिता, ग्रह शोभा, और उससे लेके आध्यात्मिक किताबें, महाप्रज्ञ जी का पूरा संकलन रहता था, बहुत किताबें रहती थी। और साथ के साथ मुझे खुद भी नंदन और चंपक, उस वक्त की जो किताबें रहा करती थी, वो पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो वो सब पढ़ते पढ़ते उन्हीं में ज़्यादा इंटरेस्ट था, पढ़ाई की किताबों में ख़ास इंटरेस्ट था भी नहीं। लेकिन 12th के बाद फिर मेडिकल साइंस की तरफ रुझान हुआ, उसके एग्ज़ामिनेशंस दिए, बीडीएस किया सुभारती मेडिकल कॉलेज से। और इंटर्नशिप के दौरान पता चला कि एक ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिससे कोई तो जॉब लगती है।
जिसमें काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। मैंने कहा अब तो यही करेंगे। बस फिर उसका यूपीएससी के विषय में हल्का सा अंदाज़ा लगा, बहुत नॉलेज थी नहीं, लेकिन मैंने देखा है जीवन में आप कुछ करने की ठान लेते हो तो लोग भी मिल जाते हैं, गाइडेंस भी मिल जाती है, रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ भी कि जब सोच लिया तो बहुत सारे लोगों ने मदद भी कर दी। यूपीएससी की तैयारी शुरू भी हो गई, निकल भी गया, सर्विस भी कर ली और अब तो छोड़ भी दी। अच्छा, तो आपका, मुझे अभी तक लगता था कि जो आपका जो डॉक्टर है आप लगाते हो, आपने पीएचडी किया है किसी सब्जेक्ट में, बट आपने लोगों के लिए क्लियर कर दिया कि वो आपका एमबीबीएस है, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और थैंक यू सो मच इसको क्लियर करने के लिए। क्योंकि आपने जो पढ़ाई की वो मेडिकल से पढ़ाई की और आपने यूपीएससी के लिए स्विच किया, तो क्या, एक तो मैं समझना चाहता हूँ क्या कारण रहे उसके, दूसरा आपने कौन से सब्जेक्ट्स पिक करे जब आपने अपनी मेडिकल से और यूपीएससी में स्विच करा, अगर जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए आप ये चीज साझा कर पाए। मेरे पास स्कूल में पीसीएमबी था। ओके। हाँ, तो मेरे पास बायो और मैथ्स दोनों थी, और फिर मेडिकल के एग्जामिनेशन दिए, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर वहाँ पे ही चल निकले। हाँ जी, यूपीएससी की तैयारी का मैं समझना चाह रहा था कि उस समय पे आपने किस तरीके के सब्जेक्ट्स लिए? अच्छा, उस समय यूपीएससी की तैयारी मेरी थोड़ी सी रैंडम शुरुआत हुई थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ पता नहीं था और पहली बार मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा इतने अटेम्प्ट कौन देगा, है ना, तो इससे अच्छा क्या करते हैं, इस साल का भी एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन उस साल प्रीलिम्स में सिर्फ 3 ही महीने बाकी थे, तो फिर वो 3 महीने में कैसे ना कैसे जोड़ तोड़ करके दोस्तों से किताबें और रिसोर्सेज वगैरह पता करके तैयारी शुरू कर दी और प्रीलिम्स निकल गया। अब जब प्रीलिम्स निकल गया तो 3 महीने में मेंस था, लेकिन तब तक ये अंदाज़ा नहीं था ऑप्शनल क्या लेने, और उस वक्त 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मैंने अपने ऑप्शनल्स लिए, और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ जब मैंने फ़िलॉसफ़ी अपना ऑप्शनल लिया। मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ाती भी हूँ। तथास्तु में दर्शन शास्त्र। अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके से आप लोग सक्सेस हुए, बहुत सारे लोग फेल हुए होंगे जिनको सफलता नहीं मिली। एक तो आप जो पूरा परिणाम है वो चाहे भाषाओं का बैरियर रहा हो, उसमें चाहे क्षेत्रों का बैरियर रहा हो, चाहे सब्जेक्ट्स की वजह से कुछ कारण है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो लोग फेल हुए, आप जो पूरा परिणाम है आप उसको किस तरीके से देखते हो, चाहे वो सफलता की दृष्टि से हो और चाहे वो असफलता की दृष्टि हो, जो लोग सफल हुए, जो लोग असफल हुए, तो ये पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? यूपीएससी के परिणाम हमेशा एक, जिसे कहते हैं ना, एक हाइप उनकी रहती है। जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके जीवन में सेलिब्रेशन, और उसको वो दुनिया कहने आ ही जाती है कि आपने बड़ी मेहनत करी थी, है ना, मुझे तो पता था इस लड़के या लड़की का सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। और जिसका नहीं होता कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा डिसहार्टनिंग रहता ही है। सो आई वुड से कि रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेक और ब्रेक सिचुएशन, तो ऐसा ही रहा होगा। अगर फिलॉसफी का के लिए पूछें तो फिलॉसफी का रिजल्ट इज़ गुड। ओके मैम, हमेशा से एक जो कंफ्यूजन रहता है, हमेशा से डिबेट होता रहता है न्यूज़ चैनल्स में हो या फिर लोगों के बीच में हो, कि जो भाषाओं का चयन है, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो चाहे हिंदी माध्यम हो, उसको लेकर आपका क्या, मतलब किस तरीके से आपने पूरा सिनेरियो देखा? क्योंकि आप तथास्तु में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो कभी हिंदी का चयन करते होंगे, कभी इंग्लिश का चयन करते होंगे, और कभी सफल या असफल हो जाने के बाद में उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आते हैं क्या कि भाषाओं का या भाषाओं की वजह से मैं अगर हिंदी में तैयारी करता तो बेटर कर लेता, या मैं इंग्लिश में तैयारी करता तो बेटर कर लेता। तो जो भाषाओं का चयन है वो यूपीएससी की तैयारी में या फिर जो एस्पायरेंट्स के दृष्टि से वो कितना इम्पोर्टेंट है, आपने पूरा सिनेरियो किस तरीके से देखा? पूरे इस सिस्टम में दिक्कत तो है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैं इंग्लिश माध्यम की छात्रा रही हूँ और मैं पढ़ाती भी इंग्लिश माध्यम में ही हूँ अभी, लेकिन मेरी हिंदी के प्रति एक ख़ास लगाव और रुझान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मातृभाषा है और इसका मतलब इसे कहीं पीछे छोड़ना नहीं है, इसे साथ लेके चलना है। लेकिन अब प्रॉब्लम मैंने खुद महसूस करी, मैं चाह रही थी कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी पढ़ाई का एक
खोला जाए, कोई ज़रिया खोला जाए, कोई कोर्स निकाला जाए, लेकिन नहीं है उतना अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो सिर्फ 2-4 टीचर्स से नहीं होता, बहुत सारा जो जनरल टीचर्स हैं उनकी सब्जेक्ट पे उतनी पकड़ भी महसूस नहीं हुई मुझे पर्सनली। तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि इनपुट में प्रॉब्लम है। बच्चा बहुत मेहनती है हिंदी मीडियम का, बहुत ज़्यादा मेहनती है, और उसकी लगन भी देखते बनती है, लेकिन है प्रॉब्लम है। और इसीलिए अगर कंटेंट इम्प्रूव हो जाए, जो उसकी प्रोसेसेस हैं, जैसे जो मेजर अखबार हैं आप देखेंगे वो हिंदी में नहीं आते। अब बच्चा अगर हिंदी मीडियम का इंग्लिश अखबार पढ़ रहा है तो उसको वर्ड्स, उसकी जो वोकैबलरी, एक्सप्रेशन, वो सब अलग होता है। कुछ बड़ी किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ इंग्लिश माध्यम में हैं, कुछ करंट अफेयर्स ऐसा है जो इंग्लिश माध्यम में है, और जहाँ हिंदी माध्यम में है भी वो ट्रांसलेटेड वर्जन है। आप तो कवि हैं तो आप जानते होंगे कि कविता का ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो वो भाव बदल जाता है, और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो वो नोट्स में कहीं ना कहीं महसूस होता है, आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार इसका मतलब क्या है ना, इसका समझ नहीं आया। तो वो ओशियानिक सर्कल्स को वो सागरीय कुछ और कर देंगे, वृत्त कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये शब्द है क्या। तो प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए, और ओवरऑल हिंदी माध्यम के बच्चों को भी एक डिमांड रेज करनी चाहिए कि हाँ ऐसा क्वालिटी चीज़ें चाहिए। मैम, चूंकि हमेशा से रियल लाइफ और रियल लाइफ में आजकल पहले बहुत बात होती थी, लेकिन कुछ विजुअल्स के जरिए आजकल जो चाहे वो 12th फेल रहा हो, चाहे उसके पहले एस्पायरेंट रहा हो, बताने की कोशिश की गई है कि रियल लाइफ कुछ जो एस्पायरेंट्स की होती है वो इस तरीके से होती है। तो इसको थोड़ा अच्छे से मुझे लगता है रिप्रेजेंट करने की जरूरत भी है, ताकि जो एक वास्तविकता है वो लोगों तक पहुंच पाए। दूसरा क्या है, क्या तथास्तु में जब आपके पास बच्चे आते हैं, एस्पायरेंट्स आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, आपसे बात होती है, डिस्कशंस होते हैं, आपकी टीम से मिलते हैं, जो एंड ऑफ द डे देखिए कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या होती है, किस तरीके की जो उनको रिजल्ट्स हैं वो चाहिए होते हैं आपसे, एक्सपायरेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है तथास्तु से और आपसे। अभी तो हमने शुरुआत करी है, पिछले साल तथास्तु की शुरुआत हुई, तो अभी तक कंप्लेन्स या कोई भी बच्चा फेल वाला तो हमारे पास आया नहीं है। इस साल 57 सिलेक्शंस हुए हैं हमारे तथास्तु के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से। तो इंटरव्यू जिनका हमने इंटरव्यू की तैयारी करी या उनका मॉक इंटरव्यू लिया, सिर्फ उन बच्चों से 57 सिलेक्शंस आए हैं। बच्चों की एक्सपेक्टेशन, देखिए बच्चा है ना, जब घर से चलकर आता है वो एक सपना लेकर आता है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। अब उसे रास्ता पता नहीं होता, और वो बस एक एश्योरेंस चाहता है कि कोई गुरु, कोई इंस्टीट्यूट, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे सही रास्ता बता दे, मेहनत मैं कर लूँगा। लेकिन जैसा कि बहुत सारी चीज़ों के साथ हो चुका है, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, अलग अलग चीज़ें, कमर्शलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो जिस तरीके से हो गया है, तो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड जो पैरामाउंट होना चाहिए, जो सबकी एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि भाई बच्चे को सही गाइडेंस मिले, बच्चा सक्सेसफुल हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस टोटल सिनेरियो में ये चीज़ मुझे लगता है तथास्तु में मैं फोकस करती हूँ कि बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर तथास्तु में बच्चा आया है तो उसको वो गाइडेंस मिले जिससे वो सक्सेसफुल हो सके। और ये क्योंकि वही वो चाहता है, वो एश्योरेंस चाहता है, वो राह चाहता है कि मेरे को ये बताओ कि मुझे पढ़ना क्या है। 10 अवेलेबल है इन कंटेंट, तो उसमें से काम का कंटेंट क्या है। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, MCQ भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, पर मैं अभी क्या करूँ। तो जो एक स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेस है वो मैं तथास्तु पे कोशिश करती हूँ इंश्योर करने की। इसके अलावा मेहनत तो देखिए बच्चे को करनी है, कोई भी व्यक्ति किसी को सक्सेसफुल नहीं कर सकता, मेहनत बच्चे को ही करनी है। मैम, एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो बहुत सारे लोग जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, और कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। अलग अलग लोगों से जब हमने बातें की
तो उन्होंने अपने तरीके से जो सफलता की कहानी है, सफलता की कहानी वो बताने की कोशिश की। जब स्पिरिचुअल डिस्कशंस हुए तो उसमें उनकी कहानियां अलग हैं। जब किसी डॉक्टर से हमने बात की तो उनकी कहानी अलग है। आपकी क्या कहानी है? आपके लिए सफलता क्या है? सफलता क्या? आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अगर मैं फ़िलोसफिकली कहूँ, जो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी है, तो फ़िलोसफिकली सफल आदमी वो है जो अपने आप में सुखी और संतुष्ट है। सुखी और संतुष्ट यानी कि वो अपने साथ जीवन में रह सकता है। जैसे अगर मैं अकेली बैठी हूँ और अगर मैं अपना आंकलन कर रही हूँ मैं कि कैसा इंसान हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ, तो मुझे संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, आई एम अ गुड पर्सन। मैंने अपने जीवन को उस तरीके से जिया जिस तरीके से जीना चाहती थी या जीना चाहती हूँ, तो वो एक सफलता है। अब उसके अंदर आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी बाकी जितनी भी चीज़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सारी चीज़, सोशल ग्रोथ हो, ये सब उसके अंदर है कि अगर मैं वो होना चाहती हूँ जो मैं और हो रही हूँ, तो मैं खुश हूँ, सफल हूँ। अब इसमें असफलता आ जाती है कि कई लोग एक एम बनाते हैं, उन्होंने बनाया कि करियर के अंदर मुझे ये होना है, नहीं हो पाए, तो ये एक इवेंट है। उसके अंदर आपका गोल आप कंटिन्यूअसली चेंज करते रहिए। आप अपना आंकलन कीजिए और अपना गोल चेंज करिए, क्योंकि फिक्स्ड गोल्स कोई फिक्स्ड गोल्स होते ही नहीं है लाइफ में, किसी के नहीं रहे। आप किसी बड़े महान आदमी के आप गोल्स देख लीजिए, कोई फिक्स्ड नहीं रहा। क्या उन्होंने बोला कि मैं तो यही करूँगा बस, नहीं, आप ग्रो करते हो, आप लर्न करते हो, इवॉल्व करते हो, नया गोल बना लेते हो। सो आई थिंक असफलता एक पड़ाव है। मैं हमेशा कहती हूँ असफलता एक पड़ाव है, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इवेंट है, हो गया, निकल गया, आगे बढ़िए और नए रास्ते खोलेंगे। अमिताभ बच्चन को रेडियो ने मना कर दिया था। अगर वो रुक जाते और ये सोचने लगते कि मेरा तो कुछ नहीं, तो मतलब, और आज आप देखिए वो वही आवाज़ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। सो वी नेवर नो कि हम ट्रूली असफल हुए हैं या सोसाइटी अभी हमें समझ नहीं पा रही। ऐसा भी हो सकता है, तो हम अपने आप को ना जज करें, मुझे लगता है। अच्छा, आपने थोड़ा पोएटिक वे पे बोला कि बिल्कुल अमिताभ बच्चन की आवाज़ सब लोग उसको पसंद करते हैं। वही पहचान है कि अमिताभ बच्चन नहीं भी होंगे लेकिन उनकी आवाज़ कोई भी सुन लेता है तो वो फील करता है। अगली चीज जो है मेरी जिज्ञासा या लोग जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरीके से रियल लाइफ के माध्यम से या रील्स के माध्यम से या फिर जितना भी वेब सीरीज या फिल्में आती हैं उसके माध्यम से एक चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि एस्पायरेंट्स का एक लव स्टोरी है, वो एंगल दिखाया जाता है उसमें। तो मैं समझना चाहता हूँ या आपको ओपिनियन इसमें जानना चाहता हूँ कि जिस समय पे एक एस्पायरेंट तैयारी कर रहा होता है उस वक्त पे क्या एक एस्पायरेंट को प्यार करना अलाउड होता है? आपका ओपिनियन क्या है? आप किस तरीके से पूरे दृश्य को देखते हैं? क्योंकि इसलिए समझना जरूरी है कि अगर एस्पायरेंट किसी के साथ प्यार में है, किसी पार्टनर के साथ प्यार में है, तो वो उसकी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें ला सकते हैं, उस रास्ते को कितना आसान बना सकता है। जो जिस भी रास्ते में निकला हुआ है उसको यूपीएससी क्रैक करना, उसको आईएएस बनना है, और दूसरा उस रास्ते में कितनी वो बाधाएं ला सकता है, कितनी रुकावटें पैदा कर सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? सो यंगस्टर्स तो जहाँ पर भी हों, यूपीएससी वाले हों या कहीं किसी भी स्ट्रीम के हों, इट डजंट मैटर। मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स कॉमन ही रहती हैं और परमिशन लेके तो यंगस्टर्स प्यार करते नहीं हैं, करते हैं तो कर ही लेते हैं। लेकिन हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और कॉम्पिटिटिव जो सिनेरियो है वो जो जिसे कहते हैं ना फॉर्मेटिव एज, उस दौरान में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी इस प्यार वाले सिनेरियो में पढ़ते हैं, तो बड़ा सोच समझ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक पुराना एक शेर है कि लम्हों ने खताएं की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो जो लम्हे मतलब वो जो नादानियाँ होती हैं उस समय की, वहाँ पे कई बार बच्चे अपना बहुत प्रेशियस साल बर्बाद कर देते हैं, है ना। जैसे जो जिस साल में पढ़ाई करनी थी, जिस साल सिलेक्शन लेना था, जिस साल नौकरी लगनी थी, उस साल को वेस्ट नहीं होने देना हमें। वी हैव टू बी वेरी वेरी सिक्योर के बाद में किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारी रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं और सब लोग ख़राब होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। अगर आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपके जेंडर के हैं या दूसरे ऑपोजिट जेंडर के हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपको समझते हैं, आपको जिनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और अगर ऐसे कोई दोस्त हैं, और अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का आपका कोई ऐसा दोस्त आगे चल के आपको लगे कि दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए, एक रिश्ते में तब्दील करना चाहिए, तो करा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ करियर सेट होने से पहले तक दोस्त रहिए, और जब आपका सेटल हो जाए, चीज़ें आप समझ लें एक दूसरे के बारे में, उसके बाद देन यू मूव ऑन टू बिकम लाइफ पार्टनर्स। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तब तक पेरेंट्स भी मान जाएंगे, टेंशन भी कम होगी, किसी का फ़ोन नहीं उठाया तो कोई नाराज़ भी नहीं होगा, है ना, सोसाइटी से छुपना भी नहीं पड़ेगा, और आपके पास हमेशा ऑप्शंस खुले रहेंगे। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी सिक्योर। और पहले करियर सेट कीजिए। एक पुराना वो भी चलता है ना कि करियर सेट होगा तो सब चीज़ें आपके पास खुद चल कर आएंगी, और अगर आपका करियर सेट नहीं है तो जो आ रहा होगा, जो होगा, वो भी चला जाएगा। इसीलिए शायद वो राजेंद्र नगर या जो आपने अलग अलग नेटफ्लिक्स की या जो अलग अलग इन सीरीज़ की बात करी, तो वहाँ पे यही दिखाया है कि रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं सिलेक्शन ना सिलेक्शन के एक इवेंट या डिसीजन से, है ना, कि कोई रिज़ल्ट आया, उसके बाद कितने रिलेशनशिप्स बनते हैं और कितने टूट जाते हैं। तो वो जो टूट जाते हैं उनका दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें रुकना चाहिए अपने मेजर डिसीजंस के लिए। मतलब प्यार करना अलाउड है, बट कुछ कंडीशंस के साथ में। सो प्यार करना चाहिए, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एक सब किताब भी है इश्क विद टर्म्स एंड कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं मैम। क्योंकि हमेशा मेंटल हेल्थ की बहुत बातें होती हैं, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स बात करते हैं, बड़ी बड़ी जो सोसाइटी एंड कॉर्पोरेट हाउसेज वो बात करते हैं, लेकिन एस्पायरेंट को मेंटली तैयार रहने के लिए, उसको मेंटली फिट रहने के लिए, जब मैं मेंटली फिट बोल रहा हूँ तो उसकी लाइफ में चाहे वो एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है, उससे मार्क्स जब कम आते हैं, चाहे जिस समय तैयारी कर रहा है, कोचिंग सेंटर कोई एग्जाम हुआ, कोई टेस्ट हुआ, ऑनलाइन कोई टेस्ट हुआ, तो वहाँ पे उसके नंबर्स कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, उसको लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा। एक तो खुद को तैयार रखता है, खुद को मेंटली प्रिपेयर रखता है, दूसरा साथ में अपने घर को भी वो सांत्वना दे रहा होता है कि सब कुछ ठीक है और मैं निकाल लूंगा। अभी हमने एक कहानी जो एस्पायरेंट्स में देखी हुई, जिसमें संदीप भैया होते हैं, अपने घर को किस तरीके से मना रहे होते हैं, मेरे फादर को बता रहे होते हैं, कभी जताया नहीं मेरा नहीं हुआ, बट वो एक कहानी चल रही होती है। तो चूंकि आप एक एस्पायरेंट रहे भी हैं और आप तथास्तु में बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देख भी रहे हैं, आपने किस तरीके से खुद को मेंटली फिट रखा है, मेंटली प्रिपेयर रखा चीजों को लेके, कोई फेलियर आएगा तो मुझे नीचे झुकना नहीं है, मुझे आगे तैयारी करते रहनी है। किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, और दोनों परिदृश्य से, कि एस्पायरेंट जब थे उस टाइम पे और जब एस्पायरेंट्स को आप देख रहे हैं, किस तरीके से एस्पायरेंट खुद को अपने मेंटली फिट रखता है, मेंटली तैयार रखता है, किसी भी डाउन टाइम से या किसी भी अप टाइम से, किसी भी खुशी को किस तरीके से लेता है। ये वो कहते हैं स्थितियाँ परिस्थितियाँ तैयार कर देती हैं। तो अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कूदने की हिम्मत कर रहे हैं, जिगरा रख रहे हैं, तो आपको उतनी हिम्मत रखनी पड़ती है। चाहे शुरुआत में बहुत सारे कैंडिडेट्स में मैंने देखा है नहीं होती, जब वो आते हैं तो वो इस आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि पहला अटेम्प्ट देंगे और पहली अटेम्प्ट में ही रैंक 1 लेकर और हम निकल जाएंगे, बाकियों का पता नहीं। तो वो एक एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन ओवर द टाइम जब आप सिलेबस देखते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, तो वी रियलाइज़ कि चीज़ें शायद उतनी आसान है नहीं। तो वो हिम्मत धीरे धीरे आती जाती है बच्चे के अंदर। और पेरेंट्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को भी तैयारी इस बच्चे के साथ करनी चाहिए, यानी कि बच्चे को प्रेशर ना दें। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो भी चिंता में है और वो खुद बड़ा परेशान है, उसे खुद सफल होने की बहुत जल्दी है, तो उसके ऊपर ये सवाल कि तैयारी कैसी चल रही है,
है ना, इस बार हो जाएगा क्या, अरे पिछली बार नहीं हुआ, मौसी पूछ रही थी, है ना, बुआ ने कहा कि उनका पड़ोसी का हो गया, तुम्हारे बच्चे का नहीं हुआ। ये सब बातें उन्हें नहीं बताएं, क्योंकि इससे बच्चा और परेशान ही होगा, और जब वो परेशान होगा उसकी तैयारी इफ़ेक्ट होगी, और अल्टीमेटली इट डजेंट मैटर किसके बच्चे का हुआ, इस बार नहीं हुआ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन पीछे का सब धुल जाएगा। हाँ, सफलता एक बार आती है, लेकिन पीछे के सारे जो असफलताएं होती हैं वो धुल जाती हैं। तो इसीलिए वेट कीजिए और यू नो मेंटेन दैट बोल्डनेस एंड हिम्मत। और देखिए सिंपल बात है, सरकार भी सिलेक्ट कर रही है उन ऑफिसर्स को जो हिम्मती हों, और अगर एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं झेल पा रहा बच्चा तो शायद वो कल को ओके। सो एक मैम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मुझे लगता है कि जो हमेशा हमने स्पिरिचुअल डिस्कशन में बात की लोगों से और उनका अलग अलग थॉट्स हैं उसको लेके। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे जब मैं 12th की तैयारी करता था तो उस समय मेरा और हर एक गांव के बच्चे का सपना होता है कि उसको आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करनी है, तो हम बोर्ड के सामने लिख लेते थे कि आईआर बन, होगा नहीं होगा नहीं पता हमें। और मैंने 12th खत्म करने के बाद जाकर इलाहाबाद में अपना एग्जाम दिया, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, तो मेरी सर बीएससी ऑनर्स से किसी चीज के मैं एग्जाम दिया कि यहाँ पे रहकर मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगा, अपने ग्रेजुएशन करूंगा, यहाँ से ही तैयारी करूंगा, क्योंकि हमारे एरिया में इतना ही जो विकसित लोगों का दिमाग है उतना ही है कि इलाहाबाद में लोग जाके तैयारी करते हैं, वहां से यूपीएससी निकालते हैं। मैंने जाके वहाँ पे एग्जाम दिया, उसके बाद कॉलेज से जब रैंक ठीक ठाक रैंक आ गई तो उन्होंने कॉल किया कि आप एडमिशन ले लीजिए, बट कहीं ना कहीं मैं ना इलाहाबाद गया, ना मैंने एडमिशन लिया, ना मैंने कभी यूपीएससी की तैयारी की, जो मेरा बचपन से सपना था। 12th तक तो था ही, और मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में फिर मैंने बीटेक किया, उसके बाद जो आगे की कहानी है। तो ओवरऑल सिनेरियो से जो हम समझना चाहते हैं कि लक कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसी लड़के के 100 नंबर आए उसका सिलेक्शन हो गया, 99.5 नंबर आए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 जो 0.5 मार्क्स हैं या फिर से कम जो मार्क्स होते हैं उसमें लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। क्या लक यहाँ पे रोल प्ले करता है? लक को आप किस तरीके से लिखते हैं? क्या आप खुद लक को मानते हैं? ओवरऑल सिनेरियो में, एस्पायरेंट्स के सिनेरियो में, यूपीएससी के सिनेरियो में आप लक को कितना मानते हैं, किस तरीके से लेते हैं? लक जिस डेफिनेशन में हम समझते हैं उस डेफिनेशन में तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर में जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और मैं उसको मानती हूँ कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर वो जब अपना रोल प्ले करती हैं तो वो किसी को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की कैटेगरी में डाल सकती हैं। लेकिन बात जब ये है कि जब हम उन्हें कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो क्यों उनके विषय में विचार करें, है ना। जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर काम करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल है कि देयर आर सर्टेन फोर्सेस, देयर आर सर्टेन थिंग्स in life, in this world, in this nature, which are beyond our control. Okay. So मैम, चूंकि अभी डिस्कशन चल रहा था कि आपका जो आपने कविशाला में प्रोफाइल शायद 2022 में बनाया था, कविशाला में भी आपकी पोएट्रियां, कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। कविशाला पे बात कर रहे हैं और कविताओं की बात ना हो तो ऐसे नहीं हो सकता है। हम आपसे कुछ कविताएं आप कविशाला से सुनाएं, या फिर आपके पास कुछ कविताएं हो आपकी पसंदीदा कविताएं, अगर आप साझा कर पाए हमारे ऑडियंस के लिए। आप बताइए कि कौन सी आपको कविता सुननी है, ज़्यादा फिलोसफिकल सुननी है या जो आसानी से समझ आ जाए वैसी, या कुछ मिक्स फिलोसफिकल पॉपुलर? से शुरू करते हैं, फिर नॉर्मल सामान्य जिंदगी में आएंगे। चलिए ठीक है। तो एक मेरी कविता है, एक थोड़ी ज़्यादा डीप फिलोसफिकल है, उसको रहने देते हैं। वो थोड़ी जिसको दर्शन की नॉलेज है उनको शायद उन दर्शकों को ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन सबको शायद नॉलेज होती नहीं है। तो इससे शुरू करते हैं। एक कविता मैंने लिखी थी, संशय। संशय का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, डाउट। एक ऐसा डाउट जो हमें दूसरों पे भी होता है, खुद पे भी होता है, नियति पे भी होता है, भाग्य पे भी होता है, अपने किए काम पे भी होता है कि पता नहीं अच्छा है कि नहीं। तो संशय, तो संशय पर भी संशय होता है, संशय पर भी संशय होता है, हर बात पे संशय होता है। इस राह चलूं यह सोचा है, इस राह चलूं यह सोचा है, पर क्यों चलूं यह लोचा है।
बात किसी की ना मानूं, बात किसी की ना मानूं, सुनूं सिर्फ खुद की, यह भी तो धोखा है। हमें सब पे संशय होता है ना कि उसकी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, फिर लगता है खुद की मन की करनी चाहिए, फिर खुद पे संशय होने लगता है कि क्या हमें खुद की भी सुननी चाहिए। बात किसी की ना मानूं, बात किसी की ना मानूं, सुनूं सिर्फ खुद की, यह भी तो धोखा है। चल मान भी लूँ तेरा कहना, चल मान भी लूँ तेरा कहना, तू मान भी ले मेरा कहना, पर कहने से क्या होता है। लोग कहें विश्वास करो खुली आंखों से, लोग कहें विश्वास करो खुली आंखों से, पर सत्य कहूँ विश्वास तो अंधा ही होता है। अगर आप कॉशियस है तो विश्वास कहाँ, तो विश्वास तो अंधा ही होता है। विश्वासघात पर लेप लगा लो कितने ही, विश्वासघात पर लेप लगा लो कितने ही, पर क्या टूटे दिल का इलाज होता है। समाज, सरकार, परिवार, प्रेमी, प्रेयसी, संतान, सबसे विश्वासघात सुना है, लेकिन क्या ईश्वर सच्चा होता है। हम हमेशा न्यूज़ में इधर उधर सुनते हैं ना, उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने मेरे को ऐसा कह दिया। तो समाज, सरकार, परिवार, प्रेमी, प्रेयसी, संतान, सबसे विश्वासघात सुना है, लेकिन क्या ईश्वर सच्चा होता है। धरती पर लाकर पल पल हमारा इम्तिहान लेता, धरती पर लाकर पल पल हमारा इम्तिहान लेता, ये ईश्वर, क्या विश्वास ऐसा होता है। अब विश्वास करूं मैं किस पर, अब विश्वास करूं मैं किस पर, जब खुद पर संशय होता है। सत्य यही है कि जब भी कोई कुछ कहता है, संशय मुझको होता है, संशय मुझको होता है। सुमन, थैंक यू, आपने अच्छी कविताएं हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए साझा की। मैं हमने इस जो पूरा जर्नी है, बिग जर्नी, तो उसमें अलग अलग लोगों से बात की, स्पिरिचुअलिटी की बहुत बातें हुई। तो मैं थोड़ा एस्पायरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ कि क्या जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं कि उसमें पूजा पाठ होती है, उसमें बहुत सारा अध्यात्म पढ़ते हैं लोग, पूजा करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स मानते हैं। आप अध्यात्म को मानते हैं तो कितना मानते हैं। मैं मानती हूँ ईश्वर, अब ईश्वर की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ, हमारे ऊपर कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम ना पूरी तरह से जान सकते हैं, ना हम उसको डिकोड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ईश्वर जानने की चीज़ है ही नहीं, वो मानने की चीज़ है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस लिमिटेड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मैं उसे मानती हूँ। मैम, जो एस्पायरेंट है उनके लिए थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको टिप्स देनी हो या कुछ आपकी जर्नी से कुछ इनपुट्स जो निकले हो वो आपको जो आगे पहुंचाने हो लोगों तक, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो प्री की अगर तैयारी करनी हो तो उसके लिए क्या इनपुट्स होंगे या क्या टिप्स होंगे। प्री की तैयारी सिंपल, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी है और अपने आप को रेगुलर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए टेस्ट करते रहना है। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं देनी, हर टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना है कि मैं उस जवाब तक कैसे पहुंचा, कैसे अपने लॉजिकल एप्टीट्यूड को रिफाइन करूं ताकि मैं ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर सकूं। मेंस की अगर तैयारी करनी हो उसके लिए लिखना, खूब लिखो, और जितनी बार लिखो उतनी बार एनालाइज करोगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लिखना एक स्टोरी टेलिंग है। द बेटर स्टोरी टेलर यू आर, the better you can articulate, the better tone and tenor you can maintain in your answers, the better answers you write. और इंटरव्यू की तैयारी करनी तो उसके बस जो सारी चीज़ें हमने लिखने में सुनी थी वही सारी चीज़ें जब आप बोलने में ले आते हैं, प्लस ऑनेस्टी एंड अ वे ऑफ ऑथेंटिक कम्युनिकेशन जब आप अपनी कन्वर्सेशंस में इंक्लूड कर लेते हैं, तो आई थिंक यू कैन एक्सेल एट इंटरव्यू। मैम, चूंकि बहुत टफ एग्जाम है यूपीएससी का, जिस तरीके से उसका प्रोसेस होता है कि प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, कोई भी व्यक्ति अगर मेंस में फेल हो गया तो उसको वापस से प्री देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू में फेल हो गया तो वापस से प्री देना पड़ेगा। एक तो प्रणाली में हमेशा इसके क्वेश्चंस रेज होते रहते हैं और वो लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कभी-कभी लगता है कि नहीं, अगर कोई इंटरव्यू तो वैल्यू होनी चाहिए उस एस्पायरेंट की, तो उसने प्री निकाला, उसने मेंस निकाला है, उसको इंटरव्यू में अगर उसका नहीं हुआ है तो हो सकता है वापस इंटरव्यू दे, या कुछ और प्रणाली हो सकती है, कुछ और सुझाव हो सकते हैं।
तो जो रीस्टार्ट का कॉन्सेप्ट है पूरे यूपीएससी में कि आपको अगर इंटरव्यू नहीं हो तो आपको जीरो से फिर से आपको हिसाब सीढ़ी वाला गेम जिस हिसाब में काट के आपको नीचे आना है, फिर से स्टार्ट करना है। तो हम प्रणाली को किस तरीके से देखते हैं जो यूपीएससी का प्रणाली है इस टाइम पे, क्या उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए आपके हिसाब से? अगेन क्योंकि आप दोनों तरफ के लोगों को देखते हैं, आप एस्पायरेंट रहे भी हैं और आप आज एस्पायरेंट को देख भी रहे हैं, तो इसलिए आपका ओपिनियन इस पे समझना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत चेंज होना चाहिए प्रणाली के अंदर, पूरी एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा भारत का यूथ तबका जो यूथ है वो इस एग्ज़ाम में डिवोटेड है। तो जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उसके पास एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, क्योंकि एक उसने एक पड़ाव पार किया है तो उसके पास एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए। सिमिलरली विद मेंस, जिसने मेंस क्लियर कर लिया है उसके पास एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि मैंने मेंस क्लियर कर लिया है। वो उस सर्टिफिकेट को, उस अपने जिसे कहना चाहिए उस अचीवमेंट को कहीं पर ले जा सके और दिखा सके कि देखो मैंने मेंस क्लियर किया है, तो यानी कि मैं एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता हूँ, मुझे कंटेंट राइटिंग आती है। तो उसे लोग उसकी उस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करें और उसे जॉब दें, क्योंकि इस लंबी प्रोसेस में सीटें उतनी ही हैं, हम सीटें नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इस प्रणाली में जो बच्चा आ रहा है, सीख रहा है, नॉलेज बेस इंक्रीज़ कर रहा है, अपने टैलेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जब वो कभी खाली हाथ जाता है तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि 4 साल बच्चे ने इन्वेस्ट करे और खाली हाथ चला गया। ये एक बड़ा नेशनल लॉस है। क्यों ना उसको हम एक रिकॉग्निशन में तब्दील करें, जहाँ पे बच्चा अगर मेंस भी क्लियर कर रहा है तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लग जाएँ। मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ पे कंपनीज़ की लाइन लगनी चाहिए कि अरे यार, जिस आदमी ने यूपीएससी का मेंस क्लियर करा है उसको कितनी नॉलेज होगी कंटेंट लिखने की, तो क्यों ना उसे कंटेंट राइटर लिया जाए। तो वो होना चाहिए। एक अभी क्योंकि मुझे इसलिए भी इम्पोर्टेंट लगता है कि जब मैं 12वीं की पढ़ाई करता था तो मेरे यहाँ हिंदी के जो टीचर थे उन्होंने यूपी पीसीएस का 4 बार इंटरव्यू दिया था, उनका नहीं हुआ। और मुझे भी लगता है कि वो स्कूल को डिजर्व करते थे जहाँ पे भी हम लोग पढ़ते थे, वो बहुत मतलब अच्छी जगह पे होने चाहिए थे, लेकिन उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए वहाँ पे वो हिंदी के टीचर थे और हिंदी हम लोगों को पढ़ाते थे। तो मुझे लगता है अगर प्रणाली में चेंज होगा तो जिस तरीके के लोग हैं उनको भी कुछ अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और कुछ उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। ओके, सो मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है 2 मिनट मैगी में, जो कि मैगी जिस तरीके से 2 मिनट में बनके मिल आ जाती है लोगों के लिए खाने के लिए, उसी तरीके से लोगों को जो दूसरा लाइफस्टाइल है या लाइफ में प्रोफेशनली जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीजों को, कोई एस्पायरेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई किताब लिख रहा है, तो अलग अलग वर्टिकल के जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी जो डेली लाइफ है वो 2 मिनट मैगी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल इंप्लीमेंट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है, लोगों को उसके कई कारण हो सकते हैं, इंटरनेट की वजह से कई चीजें चेंज हुई। आपका क्या ओपिनियन है, आप किस तरीके से देखते हैं जो आज के दिन में लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ज़माना थोड़ा बदल गया है अब। जब वो क्या कहते हैं, रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में बहुत ज़्यादा पेशेंस की एक्सपेक्टेशन ना रखें लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर आपको कुछ बड़ा और बढ़िया करना है तो लाइफ में पेशेंस चाहिए। बिना पेशेंस के बहुत बड़ी और अच्छी सक्सेस नहीं मिलती। छुटपुट सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि वन नाइट वो कहते हैं ना, वन डे फेम, ओवरनाइट सक्सेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल रहना है या किसी भी चीज़ के अंदर रहना, तो यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लंबा समय जब आप चुपचाप बैठ के काम कर रहे हो बिना किसी रिवॉर्ड्स के, वो बहुत ज़रूरी है इन लाइफ। बहुत सारी पेशेंस चाहिए, और मुझे लगता है अगर सबके पास पेशेंस कम है तो जो वो कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो पेशेंस रखेंगे, उनके लिए आसान है रास्ता। चूंकि मैम फिर से कविशाला पे बात कर रहे हैं, तो एक चीज जरूरी है साहित्य को समझना, कि साहित्य का जो भी एस्पायरेंट होता है या फिर एक जो व्यक्तिगत लाइफ होती है एक इंसान की, उसमें साहित्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी की कविताएं हों, वो मराठी भी हो सकता है, वो गुजराती भी हो सकता है, वो किसी भी भाषा का साहित्य हो सकता है। साहित्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंसान की लाइफ में और एक एस्पायरेंट की लाइफ में?
मेरे हिसाब से साहित्य का रोल सबके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एस्पिरेंट ही नहीं, मतलब सभी की लाइफ में, और मेरी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है किताबें पढ़ने का। तो जैसे मैंने बताया, घर पे जब हम थे तब भी बहुत किताबें रहा करती थी, बाल कहानियों से लेके और कुछ गुड़ साहित्य भी रहा करता था, तो वो मैंने बहुत पढ़ा। फिर कॉलेज के समय में एन रैंड, पॉलो कोएल्हो और डैन ब्राउन, सारे ये सब ऑथर्स मैंने बहुत पढ़े। तो उसका ही नतीजा है कि शायद ओवर द टाइम एक नॉलेज बेस इकट्ठा हुआ जिसने मुझे यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी मदद करी। तो मेरे हिसाब से बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आप कितनी भी अच्छी वीडियो देख लीजिए, कितना भी अच्छा कुछ और वैसे कर लीजिए, लेकिन जो पढ़ने का एक मज़ा है, जो पढ़ने से आपको एक इंसाइट आती है, वो सुन के या देख के नहीं आती। कहीं ना कहीं वो जो फील है वो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने की आदत को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जैसे अभी बात भी हुई हमारी, पेशेंस कम है, तो कोई बात नहीं, 10 मिनट पढ़ो डेली, ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन 10 मिनट पढ़ो ज़रूर। कुछ और कविताएं कुछ मोटिवेशन के अराउंड, या फिर आप दर्शन के अराउंड? हमारे दर्शक समझदार है, वो समझ लेंगे, कविताओं का अर्थ निकाल लेंगे। तो मैं सुनाती हूँ, फिर आपको एक सुनाती हूँ। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कविता। तो अक्सर हम लोगों को ना एक कन्फ्यूजन रहती है कि मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में, कि कितना मटीरियलिस्टिक होए हम और कितने स्पिरिचुअल हो जाएं। तो उसमें एक उसी असमंजस में मैंने एक कविता लिखी थी। स्वप्न लोक के अथाह सागर को पार करने को, स्वप्न लोक के अथाह सागर को पार करने को, व्यवहार लोक के असमंजस को समझने को, मेरा मन आतुर है ये माया जाल को बुनने को, पर क्या इस बुने जा रहे जाल से निकलना मुश्किल होगा, या हो सकता है नामुमकिन होगा। हम लोग अपना ही जाल बुनते रहते हैं अपने मटीरियलिज्म में, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसके बाद ये भी चाहिए। हम अपने सक्सेस के एक पैरामीटर्स डिफाइन करते चले जाते हैं हर मोमेंट पे। व्यवहार लोक के असमंजस को समझने को, मेरा मन आतुर है ये माया जाल को बुनने को, पर क्या इस बुने जा रहे जाल से निकलना मुश्किल होगा, या हो सकता है नामुमकिन होगा। पर छोड़ दूँ क्या इस बुनने, फंसने, निकलने की कोशिश को। मान लूँ कि दुनिया निरंतर सा चक्र है और उसमें समय लगाना व्यर्थ है, पर इस चक्र में फंसे बिना क्या मुक्ति है। यह चक्र तो शाश्वत है, तुम मैं तो क्षणिक हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। ह्यूमन बींग्स कब से आ रहे हैं, राजा भी आए, रंक भी आए चले गए। तो क्या राजा की दौड़ लगानी चाहिए या रंक रहना चाहिए? तो वो एक असमंजस है। तो मान लूँ क्या, तो इसमें इस बुनने, फंसने, निकलने की कोशिश को, मान लूँ कि दुनिया निरंतर सा चक्र है और उसमें समय लगाना व्यर्थ है, पर इस चक्र में फंसे बिना क्या मुक्ति है। यह चक्र तो शाश्वत है, तुम मैं तो क्षणिक हैं। क्या क्षणिक शाश्वत को चुनौती दे? क्या क्षणिक शाश्वत को चुनौती दे और उसके महत्व को नकार दे? क्या यह बचकाना है, शिशुत्व है, या फिर यही निकलने का रास्ता है? जो चक्र से छूट कर मिलता है, साधुत्व से उदित होता है, या साधुत्व एक चक्र का नमूना भर है, एक रखवाले का शिशु को दिया हुआ मन खिलौना भर है। पर क्या चक्र एक सत्य है? मैंने तो नहीं देखा, सुना है। अक्सर मेरे मन में ये एक ख्याल आता था कि शाश्वत यानी जो साधुत्व के थ्रू हमें एक अल्टीमेट नॉलेज मिलती है, परम सत्य मिलता है, क्या उसकी तरफ जाना चाहिए, या जिस तरीके से हमारा जीवन अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, अपने खुशी दुख के चक्र में फंसा रहता है, उसी में रहना चाहिए। तो उसी के एक असमंजस की कहानी है ये। जो चक्र से छूटकर मिलता है, साधुत्व से उदित होता है, या साधुत्व एक चक्र का नमूना भर है, एक रखवाले का शिशु को दिए गए मन भावन खिलौना भर है। पर क्या चक्र एक सत्य है? मैंने तो नहीं देखा, सुना है। क्या सपने देखना और पूरे करना एक माया जाल है, या साधुत्व ही बंधन की निर्जरा है? ऐसा भी नहीं देखा। साधुओं को निर्वाण लालसा में बंधा देखा,
भक्तों की भक्ति की चाहत में भिक्षुक सा खड़ा देखा, स्वयं के अहम के दलदल में फंसते देखा, और क्यों मानूं कि चक्र शाश्वत है और मैं क्षणिक। मैं जब तक हूं शाश्वत हूं, सत्य हूं, स्वयं हूं, विस्तार हूं, ईश्वर का आकार हूं। जब चले जाएंगे हम तो देखेंगे कि क्या देखना था, आकार था, साकार था, या सब निराकार था। पर जब हम होंगे ही नहीं तो क्या विचार होगा, शाश्वत और क्षणिक का क्या हाहाकार होगा। निरर्थक सा सब संसार होगा, पर कोई और होगा जिसको भी ये नया विचार सर्जित होगा, और समय चक्र दूर खड़ा सबकी बेचैनी पर विस्मित होगा, विस्मित होगा, विस्मित होगा। इट्स लाइक कि वो बुद्धिज्म का क्षणिकवाद और वेदांत का शाश्वतवाद का एक कॉम्बिनेशन, उसका असमंजस है। सो मैम, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो भी परिणाम आए, सफलता के हों या असफलता के हों, जो लोग सफल हो गए उनका ठीक है, वो लोग खुश होंगे, अपना आगे की जो भी उनकी तैयारियां वो शुरू करेंगे। लेकिन जो लोग असफल हो गए, जो लोग फेल हो गए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? दूसरा, साथ में मैं आपसे, क्योंकि आप कविशाला में लिखते हैं, आप कविशाला को एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ लिटरेरी प्लेटफॉर्म किस तरीके से देखते हैं? फेलियर कुछ नहीं होता। आपने अगर लर्न करा है, आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करी है, तो आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करी होंगी। तो उन क्वालिटीज़ पे, उन अपने टैलेंट्स पे विश्वास रखिए और नए रास्ते ढूंढिए, नए एक्सप्लोरेशन कीजिए। एक एग्ज़ाम ये नहीं बता सकता कि आप कितने लायक या नालायक हैं। एग्ज़ाम है, किसी ना किसी को पास होना था, किसी ना किसी को उस लिस्ट से बाहर होना था, है ना। तो इसको अपने जीवन की कसौटी नहीं बनाएंगे हम, बल्कि यहाँ से जो सीखा है उसको आगे लेकर आप अपने नए होराइजन्स को एक्सप्लोर कीजिए। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जहाँ पर आपके टैलेंट की ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि कब कौन सा ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट में पोस्ट्स हैं जो आईएएस नहीं होते, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम से नहीं आते, उन पोस्ट्स पे ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के पास जॉब्स हैं जहाँ आप जाके अपने लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला, दिल में उम्मीद बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे। मेहनत करने की इच्छा और जिज्विशा, लगातार तत्परता से लगे रहना, डिटर्मिनेशन कह लो, प्रिजर्वेरेंस कह लो, परसिस्टेंस कह लो, लेकिन ये जो तत्परता है, जो ये संघर्ष के करने की जो इच्छा शक्ति है, ये आपके पास होनी चाहिए। साथ में आप कविशाला को किस तरीके से देखते हैं? कविशाला मुझे लगता है बहुत अच्छी रिपॉजिटरी है, इन द सेंस मुझे बहुत, मेरी कविताएं अक्सर खो जाती है, और अभी भी आपने देखा आधी अधूरी ही कविता मेरी यहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज पे सेव्ड थी, वो शायद डिलीट हो गई, क्या हो गया मुझे नहीं पता, आधी कविता कैसे डिलीट हो सकती है, बट यस, उसी तरह से मेरे कागज़ों पे लिखी कविताएं बहुत सारी खो गई हैं, आज तक नहीं मिली। तो मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, भुलक्कड़ लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने शायद 2000, अभी इनकी टीम ने ही मुझे देख के बताया, अंकुर जी की टीम ने, कि 2022 में 21 या 22 में मैंने कभी एक कविता अपनी जो थी वो डाली थी, और बाकी मिली नहीं, वो वाली कविता बड़ी आसानी से मिल गई। तो मुझे मतलब इट कैन एक्ट एज अ रिपोजिटरी फॉर पीपल लाइक मी। ओके मैम, अभी हाल फिलहाल में इतनी वेब सीरीज आई, इतनी फिल्में आई, तो अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ से कितनी सिमिलर होती है, कितने डिफरेंट होती है, क्योंकि होता क्या है, अगर मैं बचपन से अगर एस्पायरेंट का से रिलेटेड कोई भी मूवी या वेब सीरीज देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसी ही कहानी होती है, इस तरीके से तैयारी करते हैं, इस तरीके से संघर्ष करते हैं, या इस तरीके से प्यार करते हैं। तो क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस आपने पाया? दूसरा, इतनी वेब सीरीज और भी फिल्में बनी है, इनमें आपको अगर किसी कैरेक्टर से कनेक्ट करना हो तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? नहीं, मैं किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करती।
अभी वाले, क्योंकि बड़ा फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं वो सब। रियल लाइफ स्ट्रगल बड़ी अलग होती है, उसकी झलक आप देख सकते हो इन सीरीज़ में, इन सब में, लेकिन स्ट्रगल होती है जब कर रहे होते हैं तो वो जो हीट महसूस होती है, सोने से कुंदन बनने की जो हीट महसूस होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। स्ट्रगल्स बड़े अलग हैं। खाने का स्ट्रगल है बच्चों के साथ, राजेंद्र नगर में रहते हैं, अच्छा खाने को नहीं मिलता, कभी पीजी में खाते हैं, कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है, अकेले अगर तबीयत ख़राब हो गई तो कैसे आप एक ऐसी जगह पे, तो बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रगल्स रहते हैं। तो आई विल से कि अच्छा डिपिक्शन है इन सब का, लेकिन फिर भी रियल लाइफ इज़ रियल, रियल लाइफ इज़ रियल। मैम आखिरी में चूंकि हमने अच्छी बातचीत की और अच्छी बातचीत, अच्छी परिचर्चाएं आगे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आप किन दो लोगों को जो हमारा ये इनिशिएटिव है बिग जर्नीज के, इसके जरिए आप सुनना चाहते हैं? आपके कौन से पसंदीदा दो लोग हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगे कि हम उनको यहाँ पे बुलाएं और आप उनकी बातचीत सुनना चाहते हैं? रतन टाटा सर को मैं सुनना चाहूँगी, और सुधा मूर्ति मैम। मैम वो मेरे भी पसंदीदा हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप किताबों की बातचीत कर रहे थे और जो उनकी कहानी है, जो भी वो हमेशा जिस तरीके से किताबें लोगों तक लेके आती हैं, उनकी जो खुद की कहानी है, क्योंकि उनसे जब पूछा कि आप किस तरीके के व्यक्ति से शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जो किताबें बहुत पढ़ता है। नारायण मूर्ति उनको उस वजह से मिले क्योंकि उनको खुद किताबों से बहुत प्रेम है। तो सच में हम प्रयास करेंगे कि उनको हम जरूर बुलाएं। और आजकल मुझे जब भी जहाँ पे भी किताबों की परिचर्चा, किताबों का डिस्कशन करते हुए कोई व्यक्ति मिलता है, तो सबसे पहले साइड में मुझे सुधा मूर्ति की तस्वीर सामने आ जाती है कि उनका किताबों को लेकर किस तरीके से प्यार है, प्रेम है। किताब पढ़ने वाले लोग अलग पहचान में भी आ जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, एक अच्छी बातचीत हुई, अच्छी परिचर्चा हुई, और इस बातचीत से, अगर इस परिचर्चा से जो लोग भी वीडियो देखेंगे, जो लोग भी पंक्ति की उस तरफ बैठे हुए हैं, जो लोग भी हमारी परिचर्चा को सुनेंगे, अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी में हम थोड़ा सा परिवर्तन ला पाए तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। इस परिचर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।